अद्य मङ्गलवासरः अथवा भौमवासरः पौष शुद्ध नहीं सॉरी माघ शुद्ध एकादशी दिनांक 16, 17, 18, 19, 20 20 फेब्रुवारी 2024 चरक राजयक्ष्म चिकित्सा शङ्खं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छाचुरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति 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 ईर्षोत्कंठा भयत्रास क्रोध शोकातिकर्षणात् अतिव्यवायानशनात् शुक्रमोजश्च हीयते। तो ईर्षा उत्कंठ भय वगैरह वगैरह से भी कारणों से मानसिक कारणों से या अतिव्यवाय अनशन से शुक्र और ओज इन दोनों का क्षय हो जाता है। तथा स्नेह क्षयाद वायुर्वृद्धो दोषो उदीरयन, तो स्नेह क्षय से वायु वृद्ध होकर दोषों का उदीरण करके प्रत्यक्षायं ज्वरं कासम अंगमर्दम शिरोरुजम श्वासं ऋग्भेदम अरुचिम पार्श्वशूलम स्वरक्षयम करोति चांस संतापम एकादश गदानिमान लिंगान लिंगानि आवेदयन्ति एतानि एकादश महागदम। तो ये 11 जो लक्षण है वो महागद जो राजयक्ष्मा है उसका निर्देश करते हैं। संप्राप्त राजयक्ष्माणम क्षयात प्राण क्षय प्रदम, और क्षय के कारण ये प्राण क्षय प्रद इस प्रकार का जो राजयक्ष्मा है वो प्राप्त हो गया है। इस प्रकार से वो सिम्टम्स जो है सभी एकादश रूप यक्ष्मा के वो बताते हैं। तो चरकाचार्य ने इस प्रकार से शुक्र ओजक संशय जिनसे होता है, इस प्रकार से मानस भाव अनशन और व्यवहार, इस प्रकार से इस प्रकार के कारणों के जरिए क्षयात्मक जो राजयक्ष्मा है वो कैसे होता है ये बताया। विविधान्यन्न पानानि वैषम्येण समश्नुतः जनयन्त्यामयान् घोरान् विषमान् मारुतादयः। विविध अन्नपान अगर विषमता से सेवन करते हैं तो इस विषम अन्नपान से मारुतादयः घोरान् आमयान् जनयन्ति।
तो वातादि जो है वो घोर रोगों को निर्माण इस प्रकार के करते हैं। श्रोतांसि रुधिरादीनां वैषम्याद् विषमं गताः रुद्ध्वा रोगाय कल्पन्ते पुष्यन्ते च न धातवः। तो रक्त वगैरह जो स्रोतस है वो वैषम्य के कारण विषम इस प्रकार की हो जाती है, और फिर उनका रोध करके धातुओं की पुष्टि नहीं होती। तो रसोप्यस्य न रक्ताय मांसाय कुत एव तु उपस्तब्धस्य शकुरता केवलम वर्तते क्षय, ये बात कही गई है। तो स्रोतोरोध होने के कारण आगे आगे धातुओं का जो पोषण होना चाहिए वो नहीं होता है, रुधिर से ही शुरुआत हो जाती है। प्रतिष्ठायां प्रसेकंच कासम छर्दिम अरोचकम ज्वरम अंसाभितापंच छर्दनम रुधिरस्य च। तो ये सभी लक्षण जैसे कि वैसे इस प्रकार की ही है। पार्श्वशूलम शिरशूलम स्वरभेदम अथापि च कफपित्तानिलकृतम लिंगम विद्या तथा क्रमम। तो ये सभी कफ पित्त और वात के जरिए लक्षण, पार्श्वशूल शिरशूल स्वरभेद ये वात के, ज्वर अंसाभिताप छर्दन हृदय से कफ पित्त के, और प्रतिष्ठा प्रसेक काश्चर्य अरोचक ये कफ के, इस प्रकार के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। तो विषमासन ये काफी बड़ा हेतु है अभी के कारणों में, और इसमें से राजयक्ष्मा की भी शुरुआत हो सकती है, ये ध्यान में लेना जरूरी इस प्रकार का होता। अभी किडनी फेलियर के बारे में ज्यादातर हाइपरटेंशन फिर डायबिटीज इनके जरिए किडनी फेलियर होता है तो मालूम है। लेकिन मैंने दो तीन युवा इस प्रकार से देखे हैं कि 21-22 बरस में अचानक किडनी फेलियर हो गया, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन विषम आहार या इरेग्युलर लाइफस्टाइल, कुछ भी खाना पीना, जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह, और उससे उत्पन्न हुआ अजीर्ण, ये मूल कारण था। तो इस प्रकार से विषम सेवन करने से राजयक्ष्मा जैसी संतृप्ति हो सकती है। रसोप्यसनताय मांसाय कुतः तो रक्त भी निर्माण नहीं होता, तो आगे वाले धातुओं के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। और क्षय, धातु क्षय, ये प्राधान्य रूप से इस प्रकार का होता है। तो ये विषमासन ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार से रहेगा। इति व्याधि समूहस्य रोगराजस्य हेतुजं रूपम एकादशविधं हेतुश्चतुर्विधम्। हाँ, आत्ताच्या काळात ठीक आहे, पूर्वीच्या काळात काय असं होत नसेल? असणार की जंक फूड फास्ट फूड नहीं था, लेकिन बाकी तो प्राय भिन्न रुचि ही न रहा। तो अपने अपने रुचि के अनुसार अगर लोग सेवन करते रहते हैं, चाहे तली हुई चीजें हो या फिर ज्यादा तीखा खाना हो या फिर ज्यादा मधुर स्निग्ध इस प्रकार का खाना हो, एक्झॅक्टली और विषमासन म्हणजे काय पण? अकाले बहुचाल्पम व भुक्तम तो विषमाशनम, ऐसी व्याख्या है। अकाले भुक्तम अल्प अथवा बहु, इस प्रकार इसको विषमाशन कहते हैं। तो ये अभी के हेक्टिक के शेड्यूल में वैसे राजस सेवा ब्राह्मण वगैरह के बारे में बताया गया है कि राजस सेवा में लगे रहने से विषमासन होता था, ब्राह्मण भी अपने अपने कार्यों में व्यस्त होने के कारण होता था, वैश्य जो भी है वो भी पैसा कमाने के लालच में व्यस्त होकर विषमासन करते थे वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बात कही गई है। लेकिन ये विषमासन अभी के ट्यूबरक्लोसिस या टीबी के जंतु नहीं मिलेंगे इसमें, ये शायद हमारे हिसाब में विषमासन जन्य है। शॉपकीपर था तो विषम काल का इतिहास था, आशान, या बाद में उसे राजयक्ष में टीबी निर्माण हुआ। तो एक ग्रंथों में भी बताया गया है, आगे भी इसी में शायद आएगा कि राजसेवक ब्राह्मण वैश्य ये सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त होने के कारण विषमासन इस प्रकार का कहते हैं, न खाने पीने का कोई ठिकाना इस प्रकार का रहता है, और कुछ भी खा लेते हैं इस प्रकार से। और वैसे आपणिकाशन त्याज्य है, ये दूसरे अध्याय में आया है।
तो इसका मतलब आपणिकाशन उस समय में भी अवेलेबल था। होटलिंग जिसको कहते हैं, आपणिका यानी कि खरीदा हुआ अन्न। तो गणिका पणिकाशनम, गणिका का, गणिका के द्वारा या उसके घर में किया हुआ अन्न, या फिर आपणिकाशन जो होटल में मिलता है वो खाना, ये नहीं खाना है, ऐसा ग्रंथ में निर्देश है इस प्रकार से। अभी ज्यादातर व्यवहार जो चलता था वो अतिथि देवो भव इसी प्रकार से चलता था। और जो मेहमान घर पे आते हैं उनकी अच्छी निगरानी करना, उनको खाना देना, ये एक कर्तव्य माना जाता था। लेकिन फिर भी जो ऊंचे लोग हैं, श्रीमंत है उसमें, उस काल में, वो शायद इस प्रकार से खाना खरीद कर खाते थे, लेकिन ये होटलिंग जैसी व्यवस्था थी या नहीं थी ये मालूम नहीं। जैसे अभी देवस्थानों में नजदीक कोई ब्राह्मण वगैरह रहते हैं और उनके घर में खाना बनता है बेचने के लिए इस प्रकार से, तो उस प्रकार की कोई सुविधा होती होगी कि जहाँ कोई परिचित नहीं है, लेकिन इस प्रकार से पैसे लेकर खाना देने वाले लोग होते होंगे। वो त्याज्य बताया गया है। जो भिक्षांदेही करके जो खाना देंगे वो ज्यादा अच्छा माना गया था इस प्रकार से। और ये एक पुराने जमाने में एक पद्धत थी, खास करके गरीब बच्चों के लिए, कि वारावर जेवणे इस प्रकार से। हर दिन किसी न किसी के घर पे जाना है, हर हफ्ते में। तो किसी का सोमवार, किसी का मंगलवार, किसी का बुधवार, इस प्रकार से, तो हफ्ते में एक दिन उसको खाना परोसना पड़ता था। गणिका म्हणजे वेश्या। तो ये डिवाइड हो जाता था, एक ही व्यक्ति पर बोझ नहीं आता था। और जब ये बड़े हो जाते थे, पैसे कमाने लगते थे, तो भी उस प्रकार से छात्रों को बुलाते थे खाना खाने के लिए इस प्रकार से। तो ये परंपरा चलती थी इस प्रकार से। और ये भी एक अच्छी परंपरा थी, क्योंकि विद्याध्ययन करना है, पैसे नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की अगर व्यवस्था होती है, वारावर जेवणी इस प्रकार से, तो हर वार को किसी के घर पे जाना है इस प्रकार से। और वो भी सम्मान पूर्वक करते थे, कि ऐसा नहीं हम उपकार कर रहे हैं इस प्रकार से नहीं है, ये वो भी सम्मान पूर्वक उसको खाना खिलाते थे। पूर्वरूपम प्रतिष्ठाय दौर्बल्यम दोष दर्शनम, अदोषेषु अपि भावेषु काये बीभत्स दर्शनम। तो पूर्व रूप उसका जो है वो प्रतिष्ठा है, दौर्बल्य, और अदोषेषु अपि भावेषु दोष दर्शनम। क्या राजयक्ष्मा के बिना डॉट्स की चिकित्सा संभव है? मैं समझा नहीं एक्चुअली। अगर एलोपैथी में लेबल्ड राजयक्ष्मा है या फिर डॉट है इस प्रकार से, तो राजयक्ष्मा की चिकित्सा हो सकती है, ऐसी आपत्ति नहीं है कि चिकित्सा होगी ही नहीं इस प्रकार से। अभी पूरे समाज की मानसिकता बदल गई है, केवल समाज की बदल गई है ऐसे नहीं, बीएमएस लोगों की भी मानसिकता, जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने हुए हैं, उनकी भी मानसिकता बदल गई है। वो भी एलोपैथी ले लेना चाहते हैं और आयुर्वेद में चिकित्सा नहीं करना चाहते इस प्रकार से। तो ये बड़ी अजीब बात इस प्रकार का, इसका इतना गहरा असर हो गया है कि ये बीमारी बैक्टीरिया के जरिए है, और एंटीबायोटिक्स लेना अनिवार्य, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट लेना अनिवार्य है, ऐसा पूरा समाज भी मानता है और वैद्य भी मानता है। ये अजीब बात इस प्रकार की है। तो चिकित्सा हो सकती है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं, लेकिन इस ट्यूबरक्यूलिन बैक्टीरिया की ताकत बढ़ गई है, हमारी ताकत कम हो गई है, ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो कम से कम अगर वो ट्रीटमेंट लेनी है तो उसके साथ में आयुर्वेद की भी ट्रीटमेंट लेनी है, ये एक बात हो सकती है। और बहुत ही रेयरली ऐसा उदाहरण होगा कि जो केवल आयुर्वेद की चिकित्सा के ऊपर अच्छे हो गए हैं। ये शंकर सिंह गिरासे के पास ऐसे रिकॉर्ड थे, पहला एक्सरे और फिर बाद में एक्सरे इस प्रकार से, कि उन्होंने आडुलसा वासा का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया था। उनके पास प्रूवन रिकॉर्ड थे कि एलोपैथी के द्वारा टीबी डायग्नोसिस किया हुआ
हमारे आयुर्वेद के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से ठीक हो गया, ये उनके पास था इस प्रकार से। तो जिसमें दोष नहीं है उस प्रकार के भावों में भी दोष दर्शनम, कि अरे यहाँ कुछ दिख रहा है, बाल आ रहा है, कुछ कंकर वगैरह इस प्रकार से आ रहे हैं, इस प्रकार से। मेरे अनुभव में सितोपदाली चूर्ण से स्पुटम में ट्यूबरकुलिन बैक्टीरिया टेस्ट में नहीं आता। ओके। लेकिन ये सितोपलादी चूर्ण की सबसे बड़ी समस्या है उसका वंशोलोचन। वंशोलोचन अच्छा मिले, सही वंशोलोचन मिले, तो ये बात पॉसिबल इस प्रकार की है। वैसे सितोपलादी चूर्ण बहुत सारे लोगों के प्रचलन में है। बागेवाड़ीकर के प्रचलन में काफी था। और कोलटकर सर ने एक मौका देखकर उनको पूछा था कि आप सितोपलादी चूर्ण क्यों प्रयोग करते हैं, तो उसी समय तीसरी कोई व्यक्ति वहां पे आ गई, तो बागेवाड़ीकर ने बात टाल दी। वैसे बागेवाड़ीकर, नृसिंहाचार्य वाड़ी बागेवाड़ीकर कुछ बताने वाले में नहीं थे। वो अपना ज्ञान गुप्त ही रखना इस प्रकार का चाहते थे। तो ये मौका आ गया था लेकिन हुआ नहीं। फिर मैंने सर से कहा कि ठीक है, आपकी क्या राय है? वो बागेवाड़ीकर की बात क्या है वो अलग बात है, आप भी प्रयोग करते हो सितोपलादी चूर्ण का काफी मरीजों में। तो उन्होंने कहा कि राजयक्ष्मा की ये चिकित्सा है, और जहां जहां क्षयात्मक संप्राप्ति है वहां सभी जगह सितोपलादी चूर्ण दे सकते हैं इस प्रकार से। वैसे शिशु शंख एक कॉम्बिनेशन रजत प्रवृत्ति के बारे में अगर तकलीफें है तो वो देते थे, मैं भी देता हूँ इस प्रकार से। लेकिन ये राजयक्ष्मा अधिकार का औषध है। हमने अभी ये समूह शर्करा चूर्ण बनाया लेकिन वो काफी तीखा हो गया है, राजयक्ष्मा के ही अधिकार में है। और उसमें वंशोरचन नहीं है, बाकी सभी द्रव्य उपलब्ध है। तो मैं सितोपलादी चूर्ण के बजाय उसका इस्तेमाल करना चाहता था इस प्रकार से। रातवग्नि मांद्य में गांधी भी ठीक करता है शायद, या तो ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा। काय बीभत्स दर्शनम, शरीर में कुछ गंदगी है इस प्रकार का महसूस होना। घृणित्व अश्नतश्चापि बलमांस परीक्षया, और खाना खाते हुए भी घृणित्व या बलमांस परीक्षय अश्नतश्चापि इससे लेना है। स्त्री मध्य मांस प्रियता, प्रियता चावगुंठने, स्त्री मध्य और मांस के बारे में प्रियता, और अवगुंठन करने में प्रियता इस प्रकार से। तो पदर ओढ़ना इस प्रकार का जो है वो इसमें दिखाई देता है इस प्रकार से कि जुगुप्सित रहने की इच्छा, झांकने की इच्छा इस प्रकार से। मक्षिका गुण केशानाम तृणानाम पतनानि च प्रायोन्न पाने। मक्षिका गुण और केश, गुणों का मतलब देखना चाहिए, मुझे भी याद नहीं है अभी। हम्म, यहाँ नहीं आया है। तो एक बार ग्रीवांडु कोश में देखना चाहिए। कंकड़ ही है, हाँ। घृण नित्वम स अन्वय, घृणित्वम बीभत्स दर्शनम, काय बीभत्स दर्शनम घृणित्वम, उसका काय से अन्वय होगा। घृणा, अपने ही शरीर की घृणा होना इस प्रकार का। और मक्षिका गुण यानी कि कक्कड़ केश तृण, इनका प्रायः अन्न पाने पतन। तो ये मैंने सवाल पूछे हैं जिनके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दृष्टिकोण में राजे यक्ष्मा है। तो घर में अगर 4-5 लोग हैं तो केवल इसी के अन्न में केश कंकड़ वगैरह आते हैं। और ये पूछा है और ये स्पष्ट रूप से पता चला है कि ऐसा होता है। अब ये बात कैसी होती है, उसका संबंध राजयक्ष्मा से है, लेकिन राजयक्ष्मा और अन्नपान में इस प्रकार का आना, इसका कैसे संबंध हो सकता है? तो ये अदृष्ट जनित इस प्रकार का बताया जाता है। और
ये अगर सवाल पूछते हैं तो ये बात सामने आती है, केशानां नखानां चाभिवर्धनम, केश और नख इनकी ज्यादा वृद्धि होना, इस प्रकार से। तो ये मल रूप है। तो जो धातुओं के स्तर पर जो पचन होता है उसमें सारभाग ज्यादा निर्माण होना और मलभाग कम निर्माण होना ये अपेक्षित है। लेकिन अगर मलभाग ज्यादा निर्माण हो रहा है तो समझ लेना है कि धात्वग्नि ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, इस प्रकार से। एक कोलटकर सर की केस थी जिसमें युवा लड़की थी 15-16 बरस की, और उसके बाल नीचे पांव तक आते थे, और डबल इस प्रकार की वेणी निर्माण करते थे तो ही वो कट्टी तक आ जाते थे। न तो इतने लंबे बाल थे और ऊंची कम थी। तो सर ने अस्थिमज्जा पाचक घृत का प्रयोग किया था और उससे 2 महीने में बाल आधे हो गए और ऊंची 2 सेंटीमीटर से बढ़ गई। तो ये अस्थिमज्जा पाचक घृत का उन्होंने उस समय में प्रयोग किया था। ये एक अलग मुद्दा है। हम तो अभी रसपाचक रसपाचक वगैरह चूर्ण के फॉर्म में या भावित फॉर्म करके प्रयोग में लाते हैं। लेकिन अगर धात्वग्नि से मतलब है तो धात्वग्नि को बढ़ाने वाला इस प्रकार सा घृत ही है। यहाँ शायद तीक्ष्णाग्नि की बात की जा सकती है कि धातु क्षय हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ ये तीक्ष्णाग्नि मंदाग्नि से थोड़ा अलग इस प्रकार का होगा। सारकिट्ट विभजन धातु अग्नि का जो कार्य है वही ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। रसोप्यस्य न रक्ताय मांसाय कुतएव तु उपशब्दस्य शक्वता केवलम वर्तते क्षयी। तो रस का मल कफ ज्यादा निर्माण होता रहता है और डाइजेशन जो मूल डाइजेशन है उसमें सारभाग कम निर्माण होता है और पुरुष ज्यादा निर्माण होता है, और उसी के आधार पर वो जी लेता है। केवलम वर्तते क्षयी इस प्रकार की जो बात कही गई है तो केवल पुरुष के आधार पर वो जी लेता है। तो सारकिट्ट विभाजन में आहार रस ही कम हो जाता है। उस आहार रस पर रस धात्वग्नि की प्रक्रिया होकर रस धातु बनेगा, उसमें भी कफ ज्यादा निर्माण होता है, मल निर्माण होना ये ज्यादा है इस प्रकार से। तो ऐसे हालत में अग्नि को अगर सुधारना है तो सिद्ध घृत संकल्पना ज्यादा अच्छी है। मैंने कैंसर के बारे में ये सोचा था, लेकिन क्या है कि वो वैसे भी हमने रक्त कल्याण का बना के रखा है, वो देते ही है। और एडिशनल घृत अगर देने हैं, वैसे इसके भी काफी लोगों में देते हैं सुकुमार का घृत जो है वो, क्योंकि बहुत सारे मरीजों में कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहती है सुकुमार होते हैं। और एडिशनल दूध घृत देना, चाहे रसपाचक सिद्ध हो, मांसपाचक सिद्ध हो, अस्थि पाचक सिद्ध हो, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिर वो घुटनों को टिकने का प्रॉब्लम भी थोड़ा सा रहता है, ज्यादा दिन रहेंगे तो मरीज नहीं आए। मैंने लिकेमियाज में अस्थि मज्जापाचक घृत का प्रयोग ज्यादा किया है। एएमएल हो या एएलएल हो इस प्रकार से। फिर भी वो ज्यादा दिन रह जाए, हमारे पास मरीज नहीं आए उस समय में, तो वो ऐसा ही रह जाता है इस प्रकार से। तो अगर हम भली भांति इन पाचकों के घृत निर्माण करके वो दे देंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। धात्वग्नि मंद होने से मल कम भी तो निर्माण हो सकता है कितना, ऐसा भी नहीं बता सकते। तेषां मांद्यति तीक्ष्णता, हाँ ये जो धातु वृद्धि क्षयोद्भवा, तो धात्वग्नि मांद्य से धातु की वृद्धि और मांद्य तीक्ष्ण से धातु का क्षय, ये बताया गया है। अब ये कोलटकर सर का कहना था कि हमने चावल और पानी डालकर पकाने के लिए रख दिया और आधा अधूरा ही उतार दिया इस प्रकार से। तो क्वांटिटेटिव वो जो चावल पानी जो कुछ बनेगा वो क्वांटिटेटिव ज्यादा होगा, लेकिन उसमें क्वालिटी बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि अधकच्चा इस प्रकार का चावल है, उससे ना कोई पचन होगा ना कोई फायदा होगा इस प्रकार से। और दूसरी जगह पानी बहुत ही कम डाला इस प्रकार से कि चावल जल गया इस प्रकार से, तो वो भी अच्छा नहीं है। सम्यक पाक होना जरूरी इस प्रकार का होना है।
और यहाँ पे जो बात कर की जा रही है वो अग्नि ठीक तरीके से काम ही नहीं कर रहा, ऐसी स्थिति है। जो अग्नि के द्वारा पचन होते समय या बाद में सारा पित्त विभाजन होना है, इसमें सार भाग कम और किट्ट भाग ज्यादा, मल ज्यादा, इस प्रकार से अगर परिस्थिति होती है तो अग्नि के कार्य को सुधरना है। स्नेहमेव परम विद्या दुर्बलानल दीपनम, ये बात कही गई है कि दुर्बल अनल को बढ़ाने के लिए, दीपन करने के लिए स्नेह ही श्रेष्ठ है। तो अगर धात्वग्नि के जरिए एक बात हो रही है, तो धात्वग्नि को दीप्त करने के लिए धातु पाचकों के सिद्ध गुरुत बना के प्रयोग में लानी चाहिए। तो मैंने कुछ कोशिश की है। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ कोशिश नहीं की है, लेकिन ये व्यवहार में लाना काफी मुश्किल मामला हो जाता है। वैसे ही रक्त कल्याण का गुरुत्व रहता है, एसके वगैरह और कुछ इस प्रकार के गुरुत्व रहते हैं, और ये एडिशनल मांसपाचक गुरुत्व, अस्थिमज्जापाचक गुरुत्व देना वगैरह इस प्रकार की बात रहेगी। लेकिन जहाँ जरूरी है वहां देना उचित इस प्रकार का रहेगा। तो केशानाम नखानां चाभिवर्धनम, तो केश और नख इनकी वृद्धि होना, तो ये बताते रहे रक्त कल्याण का। रक्त कल्याण का ये कॉम्बिनेशन है रक्तपाचक और महाकल्याण का गुरुत्व का। दोनों अलग काढ़े बनाते हैं, आधे रहने पर दोनों इकट्ठा करते हैं और रक्त कल्याण का बनाते हैं। दायारुक ने जो निर्देश दिया है धातु पंचक, ज्वर पंचक और कषाय पंचक इस प्रकार के, उसमें तो इस तरीके से बनाते हैं। और सभी कैंसर के मरीजों में देते हैं। बिल्कुल ही अग्नि मंद हो तो शायद एक अंधकाल में नहीं देंगे, नहीं तो देते हैं इस प्रकार से। और हम हर हफ्ते में बनाते रहते हैं। मुझे लिए करीबन 80 किलो घी लगता है एक महीने के लिए। तो इतने बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग, रक्त कल्याण का प्रयोग होता रहता है, और बाहर कहीं ये अवेलेबल नहीं है। 20 की उम्र में दाढ़ी और मूछ नहीं आई है, तो इसमें क्या विचार कर सके? एक तो डायरेक्ट शुक्र धातु के बारे में सोचना है, नहीं तो कहाँ ये अटका हुआ है, रस से लेकर वो देखना पड़ेगा इस प्रकार से। और खाने पीने के बारे में सोचना पड़ेगा, और खास करके देसी सीड का ही प्रयोग करना है, देसी गाय के दूध का ही प्रयोग करना है, ये अहम रहेगा। फिर निदान के अनुसार ये चिकित्सा होगी। तो पूरी हिस्ट्री ले लो तो हो सकेगा। सर, जो आपने स्नेह का श्लोक बताया ये है, ये शायद गृहिणी चिकित्सा का है। इसमें गुरुत्व का रेफरेंस आहर्य स्नेह से आया है, या फिर चिकित्सीय गुरुत से? चिकित्सीय गुरुत ही है, गृहिणी में ही है। स्नेह में पर विद्या दुर्बलानल दीपनम, गृहिणी में ही श्लोक है इस प्रकार से। लेकिन गृहिणी की चिकित्सा चल रही है इस प्रकार से, तो ये औषधि सिद्ध गुरुत्व इस प्रकार का ज्यादा रहेगा। अर्थात केवल गुरुत्व भी इस प्रकार से देना उचित इस प्रकार का रहेगा, लेकिन वो अग्नि के अनुसार देना है, बढ़ाना है इस प्रकार से। मेरे पास एक अजीब मरीज था जिसको अग्निमांद्य, और शुरू में तो लंघन पाचन किया, सामावस्था चली गई, लेकिन अग्नि इतना मंद था कि उसको मैंने दाढ़ी मादी घृत अग्नि बढ़ाने के लिए देना आरंभ किया, और करीबन 2.5 किलो घी जब उसने कंज्यूम किया तब उसका अग्नि जाकर सेट हो गया। तो जो अग्नि एक चपाती भी पचाने में समर्थ नहीं है, थोड़ा चावल भी पचाने के लिए समर्थ नहीं है, उसको अग्नि मांद्य कहेंगे। उससे अगर आम निर्मित नहीं हो रही हो तो ठीक है, लेकिन ये आम निर्मित होना काफी स्वाभाविक इस प्रकार का है। और फिर इसमें धीरे धीरे अग्नि को बढ़ाना है, तो आर्यमादि घृत ये अच्छा है इसके हिसाब से। तो नाड़ीवादी घृत का प्रयोग शुरू किया था मैंने शमनार्थ स्नेहपान के लिए। उससे ठीक होने लगा तो वो मैं करता रहा, और करीबन जब 2.5 किलो घी उसने पचा लिया, तब उसका अग्नि जाकर नॉर्मल इस प्रकार का हो गया।
जीर्ण रोगों में अग्नि अधिकतर सभी धातुओं में विकृति होती है, वहां धातु पाचकों पर कैसे विचार करें? मुख्य रूप से ये है कि जहां अटका हुआ है, ये वहां से शुरू करनी है। शायद रस से होगा, शायद रक्त से होगा, मांस से होगा, कहीं भी होगा इस प्रकार से। तो स्रोतोदृष्टि के लक्षण और कारण ध्यान में रखते हुए उसको आगे बढ़ाना है, ये बात होगी इस प्रकार से। पूर्व धातु परं कुर्यात वृद्ध क्षीणश्च तद्विधम, ये भी सूत्र है। तो पूर्व धातु जो है वो अगले धातु धातु को वृद्ध या क्षीण बना देता है। तो पूर्व धातु अगर क्षीण है तो अगले सभी धातुओं को वो क्षीण कर देता है। इसलिए पूर्व धातु कौन सा है ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और फिर उस पाचक का घृत अगर बना के देते हैं, उसका सार निर्माण ज्यादा अच्छा होने लगता है, तो फिर अगला धातु भी अच्छा बनेगा और उसका जो क्षय है वो दूर हो जाएगा। वैसे अजूस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया जैसे मरीजों में मांसासु कफ मेद प्रसादात वृषण, ये बात कही गई है। मांस, रक्त, कफ, मेद इनके प्रसाद से वृषण बनते हैं। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस कहीं पे रुका हुआ है इस प्रकार की श्रृंखला में, तो इन चार ही धातुओं को, इसमें कफ एक है, बाकी रक्त, मांस और मेद ये तीन धातु है इस प्रकार से। तो डेवलपमेंटल अगर डिफेक्ट है, ऐसा हम समझकर चलते हैं इस प्रकार से, तो शायद गर्भपाल रस और इन धातुपाचकों का और कफ के हिसाब से सीतोपलाद चूर्ण काफी लोग प्रयोग में लाते हैं। ऐसा प्रयोग करते रहना चाहिए और फिर इसमें सुधार हो रहा है नहीं हो रहा है ये एक बार बात देखनी चाहिए। तो मांसासुर कफमेद प्रसादात वृषणो, ये एक अलग तरीका रहेगा इस समस्या को देखने का। और उसके आधार पर अगर चिकित्सा की जाती है तो ये अच्छा काम इस प्रकार का कर सकता है। पतत्रिभिः पतंगैश्च श्वापदैश्चाभिदर्शनम् स्वप्ने। तो पतत्री, पतंग, श्वापद इनके द्वारा अभिदर्शन होना स्वप्न में, इस पर सपने में। स्पर्म मोटिलिटी साठी सर सिद्ध सिच्युत लवी आपण आपण खाली वापरतो, बरोबर है। तो लक्ष्मी विलास के फलश्रुति में इसके बारे में थोड़ा सा निर्देश है। और सितोपलादि और लकलवी के कॉम्बिनेशन अच्छा इस प्रकार का काम करता है। तो जरूर इसमें होना चाहिए। पतंग को अलग क्यों? ये छोटे कीड़े हैं पतंग वगैरह जो है वो। पतत्रिणः पक्षिणः श्वापदा व्याघ्रादयः, ठीक है। तो पतत्री यानी कि पंछी है ये तो मालूम था, लेकिन पतंग अलग क्यों निकाले गए? ये जो दिए के ऊपर भिड़ने वाले जो है वो पतंग इस प्रकार के कहते हैं। और स्वप्न में इस प्रकार के श्वापद वगैरह से अभिदर्शन होता है, वो हमें मार देते हैं या तकलीफ देते हैं इस प्रकार से। केशास्थि राशि नाम द भस्मनश्चाधिरोहणम, केश अस्थि की राशि या भस्म इसके ऊपर चढ़ जाना इस प्रकार से, ये भी सपन सपनों में होता है। कफ के लिए कैसे विचार करें स्पर्मेटोजेनेसिस में? अच्छा कफ निर्माण करने के लिए बहुत सारे लोग सीतोपलादि चूर्ण का ही प्रयोग करते हैं। तो प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृतो मल उच्यते सचै वो जो स्मृतकाय सच पापमोपदिश्यते, ये चरक का वचन है। तो प्राकृत कफ का निर्माण अगर करना है तो सीतोपलादि चूर्ण अच्छा है, ऐसा लोगों का कहना है, क्योंकि इसमें सीतोपला सबसे ज्यादा इस प्रकार से है। और ये बाकी जो पिपली वगैरह ये भी द्रव्य काफी मात्रा में इस प्रकार के है। जलाशयानां शैलानां वनानां ज्योतिषामपि शुष्यतां क्षीयमाणानां पततां यच्च दर्शनम। तो जलाशय शुष्य होना, शैल जो है वो क्षीयमाण हो रहा, वन जो है वो क्षीयमाण, वो दोनों सो ले ले सकते हैं। ज्योतिषाम अपि पतताम,
तो जलाशय वे सपनों में दिख रहा है कि शुष्क हो रहे हैं, जो ऊंचे पर्वत इस प्रकार के वन है वो घट रहे हैं, और नक्षत्र या तारे इस प्रकार के जो है वो गिर रहे हैं। तो उल्कापात ये इस प्रकार से कभी दिख सकता है इस प्रकार का। प्रागरूपम बहुरूपस्य तज्ज्ञेयम राजयक्ष्मणः। तो बहुरूप राजयक्ष्मा का ये पूर्व रूप है, ऐसा समझ लेना चाहिए इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इसमें से काफी लक्षण अलग है इस प्रकार से। खास करके ये जो अदोष भावों के बारे में दोष देखना, ये एक बात इस प्रकार की कही गई है। ये तृण केश मक्षिका वगैरह का अन्न में दिखना इस प्रकार से। तो ये बड़े अजीब अजीब इस प्रकार के लक्षण है। यहाँ गाधे स्वरूपम यद व्यक्तम तद रूपम विधि स्मृतम, इस प्रकार के जो माधव निदान मधुकोश टीका में इसके बारे में काफी बहस की है। और स्वरूपम नाम किम, स्वम रूपम स्वस्य रूपम वा, इस प्रकार के उसमें विकल्प दिए हैं। दोनों विकल्प सहन नहीं होते हैं, इस प्रकार से उसके बारे में बताया गया है इस प्रकार से। और फिर व्यक्तव्याधि रूपम स्वरूपम व्यक्त रूपम, इस प्रकार से उत्पन्न व्याधि बोधकम एवं लिंगम रूपम, इस प्रकार के उन्होंने निर्दोष व्याख्या इस वहां पे की है। वहां इसकी भी बहस की गई है कि दोषा कुर्वन्ति यल्लिंगम पूर्व रूपम तदुच्यते। ये जो दोष जिनको निर्माण करते हैं उसको पूर्व रूप कहते हैं। तदैव व्यक्तता ज्ञातम रूपम इत्य विधीयते, वही व्यक्त होने पर उसको रूप कहते हैं। तो ये दोष जनित ही है। और राजय एक्ष्मा जैसे विकारों में दोषों का कहाँ संबंध है? अन्न में इस प्रकार का तृणमक्षिकापात होना, इसका संबंध दोषों से कैसे हो सकता है? और अगर मान भी लेते हैं तो कुछ भी चीज किसी का भी कारण हो जाएगी और फिर अव्यवस्था हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने काफी बहस वहां पे की है। नाही, त्याचा अर्थ एवढा निघाला पाहिजे की अस्वच्छता तुम्ही निर्माण केली की हा रोग निर्माण होऊ शकतो. लक्षण कोण निर्माण करता असा प्रश्न आहे। लक्षण झाली तर ती बहु प्रमाण जिज्ञासा, वाग्भट ने बताया। बाह्य प्रमाण जिज्ञासा एक अलग है। तो ये पांड्यवेक्षा इस प्रकार की बात कही गई है। हाथों को देखना इस प्रकार से, और ये देखा जाता है, मैंने देखा है इस प्रकार से। ओव्युलेशन फेज अँड प्री मेन्सेस फेज मध्ये सुद्धा सगळे घाण वाटत असतं, दोष नसताना दिसणं असंही। हाँ, ये तो मैंने अनुभव नहीं किया है या किसी से पूछा नहीं है। लेकिन वहां पे खास करके रजस्वला अवस्था में तो प्रसाधन का निषेध है। ये अपने को सजाना, ये प्रसाधन का निषेध है, क्योंकि कामोत्तेजन उसके अगर हो जाएगा तो वो ठीक नहीं है इस प्रकार से। लेकिन इसमें दोष दिखना ये मालूम नहीं है। हे खूप फीमेल मध्ये बघितला है। ओके। तो राजा एक्समा जैसी संप्राप्ति को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर कुछ करना पड़ेगा, ऐसा रहेगा। अगर ये लक्षण पर्टिकुलरली दिखाई देता है और ओव्यूलेशन फेज में दिखाई देता है, ये काफी अजीब बात है थोड़ी सी। एंड प्री मेन्सेस, ओके। सिकळीचे बरेच पेशंट व्यवस्थित जेवत नाहीत, कारण त्यांना जेवताना सुद्धा सतत शंका येत असते की हे जेवण कशा प्रकारे केलं, स्वच्छ आहे की नाही। त्यामुळे बरेच पेशंट बारीक पण असतात। यह आशंका किसी भी चीज में हो सकती है। सिकेड़ी में ही होनी है ऐसा नहीं है। कहीं भी भोजन अच्छा बना है या नहीं बना है, इस प्रकार से सभी जगह ये
विश्रब्द भी नहीं होना है और न च शंकित, शंकित भी नहीं होना है। जहां शंका लेनी है वहां पे शंका ले सकते हैं, लेकिन सभी जगह अगर आप शक करते रहोगे तो फिर मुसीबत वाली बात हो जाती है। और सभी जगह विश्वास रखते हैं तो भी मुसीबत वाली बात हो सकती है। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सन। ओके ओके। ओसीडी में, हाँ हाँ। तो ऑब्स्ट्रक्टिव कंपल्शन डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर, ये जो है, इसमें मानव स्वभाव काफी प्रबल इस प्रकार के होते हैं और उनके मन में शंका ये रहती है, हाथ मैंने स्वच्छ किए या नहीं किए, बार बार हाथ धोते रहते हैं इस प्रकार से। तो एक ही क्रिया को दोहराते रहते हैं और साशंकता ये मुख्य है इसमें, ओसीडी में इस प्रकार से। तो वो किस प्रकार की साशंकता है ये देखना जरूरी इस प्रकार का होगा। और फिर कोई हमारे साथ बात कर रहा है, वो कोई हमारे ऊपर शक कर रहा है, इस प्रकार से भी बात हो सकती है। मेरे यहाँ एक क्लिनिक में मरीज आई थी, वो बताती थी कि सीआईए के एजेंट्स ने सभी जगह कैमरे लगाए हैं, आपके क्लिनिक में भी कैमरे लगाए हैं इस प्रकार से। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर जो भी है तुम्हें ठीक होना है इस प्रकार से। तो ये ओसीडी इस प्रकार के मरीज मिलते हैं, लेकिन इनमें सभी के में देखना होगा। तो प्रागरूप बहुरूपस्थ तज्ञीय राजयक्ष्मा, तो ये बहुरूप राजयक्ष्मा का पूर्व रूप इस प्रकार का है। सार्वजनिक ठिकाणी अन्न बताना, जो लिखना है वो हिंदी में लिखो, स्वच्छतेचा विचार अजिबात नसतोच, हे दिसूनही कधी कधी आपल्यालाही फोर्स होतो या ठिकाणी खाण्यासाठी। हाँ, वैसे देखा जाए तो 5 स्टार होटल में ही केवल खाना आपके सामने बनाया जाता है। आप हर कस्टमर का अलग कुक होता है, वो कॉर्नर में एक किचन रहता है उसका छोटा इस प्रकार से, और फिर वो आपके सामने खाना बनाता है और आपको देता है, लेकिन ये काफी महंगा हो जाता है। बाकी होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में बाकी स्वच्छता तो रहती है, लेकिन मुत्पाक खाने में या स्वयंपाक घर में कैसी स्थिति होती है ये देखने लायक नहीं होती। पोपटलाल शाह ने एक को सुझाव दिया था, ऐसा ही कोई युवा था, बहुत होटलिंग का शौक था, तो उसको कहा कि ठीक है होटलिंग करो, लेकिन मेन द्वार से नहीं अंदर जाना है, भटार खाने से अंदर जाना है, और फिर जो मैं जो चाहिए वो खा ले लो इस प्रकार से। उसकी आदत छूट गई। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि बहुत ही कम रेस्टोरेंट इस प्रकार से होंगे जहाँ मुत्पा खाना या स्वयंपाक घर भी अच्छा है, साफ सुथरा है इस प्रकार से। नहीं तो कुछ भी कैसे भी करो, बाहर सर्व करते समय अच्छा दिखना चाहिए, बस इतना ही होना चाहिए। तो इसके बारे में काफी बहस हो सकती है। मैं अर्धपक्व खाना रहता है जो जल्दी सर्व होता है, ये तो होता ही रहता है इस प्रकार से। और फ्रीज का वापर तो बहुत प्रचलन में है इस प्रकार सा, जो शेष रह गया है उसको भी दूसरे दिन परोसते हैं। तो ये काफी कॉमन है, इसलिए बेटर ऑप्शन है कि होटलिंग नहीं करे, होटल का खाना नहीं खाए। लेकिन आप बाहर गए हैं और परिचित कोई नहीं है, किचन का शब्द मुत्पाक खाना एक बताते हैं, और स्वयंपाक घर या महानस इस प्रकार से कहते हैं। आप भी टीबी की चिकित्सा में डॉट्स के साथ साथ ही आयुर्वेद चिकित्सा करते हैं? नहीं, ये मरीज पर निर्भर होता है। अगर मरीज केवल आयुर्वेद की ट्रीटमेंट पर रहना पसंद करता है तो मैं केवल आयुर्वेद की ही देता हूँ। अगर वो कहता है कि मुझे वो भी लेनी है और मेरी भी लेनी है तो दोनों देते हैं इस प्रकार से।
दूसरे वाले बहुत ज्यादा है, ये बहुत कम है। और फिर भी उनमें सफलता पाना काफी मुश्किल होता है। निसार शेख का एक पेशेंट था, 3 बार AKT लेके लेके चुका था। युवा औरत थी, 26 बरस की थी, उसकी शादी हुई थी, 2 बच्चे थे उसको। अब फिर से चौथी बार रिलैप्स हो गया था इस प्रकार से। तो मैंने उनको सुझाव दिया था कि बकरियों में जाकर रहे। बाकी दवाई तो उसने भी दी थी, मैंने भी दी थी, लेकिन फायदा नहीं हुआ। वो बकरियों में जाकर तो नहीं रहे, ट्रीटमेंट सिर्फ ले ली, उसकी मौत हो गई। 26वें बरस में ही मौत हो गई। ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इस प्रकार की मरीज थी। और इनमें बकरियों में इसके एक नेचुरल इम्यूनिटी है टीबी के बारे में। तो ये मुश्किल मामला था इस प्रकार से। अगर वो कुछ करती तो शायद सफलता मिलती, मालूम कैसे। ऑक्यूलर ट्यूबरकुलोसिस में कैसे विचार करें, अभी वह रुग्ण भी ज्यादा दिखते हैं, लेकिन हेतु स्पष्ट रूप से नहीं मिलते। मैंने पहली बार ऑक्यूलर ट्यूबरकुलोसिस सुना है, मुझे मालूम नहीं है ऑक्यूलर ट्यूबरकुलोसिस क्या है। तो अगर पता है तो बता दो इस प्रकार से। रूपम त्वस्य यथोद्देशम निर्देशामि सभेषजम। तो यथोद्देश जैसा है उसका रूप हम बताते हैं स्वभेषज के साथ। स्वभेषज यथास्वेन ऊष्मणा पाकम शारीरा यान्ति धातवः स्रोतसा च यथास्वेन धातु पुष्यति धातुतः। तो ये सामान्य रूप से बताते हैं। अब आया है विकृति विज्ञान में राजयक्ष्मा के संप्राप्ति के बारे में बताते समय आता आया है। लेकिन फिर भी इसके आधार पर प्राकृतिक स्थिति क्या होती है ये समझना आवश्यक इस प्रकार का होगा। तो इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। तो यथास्मिन ऊष्मणा पाकम शरीरा यान्ति धातवा, अपने अपने धातुओं के अग्नि से उनका पाक हो जाता है। और फिर स्रोतसा च यथास्मिन, और स्रोतस अगर ठीक है, अच्छे है, तो धातु पुष्यति धातु था, तो एक धातु से दूसरे धातु का पोषण बार बार यूवेटिस होना और बाद में टीबी पॉजिटिव आता है। यूवेटिस ये क्या है ये भी पहली बार मैं शब्द सुन रहा हूँ। ट्यूबल ब्लॉक में टीबी का विचार कैसे करें। क्वांटिफेरन टीबी गोल्ड टेस्ट में कंफर्म करते हैं। ये यूआई जो बताया ये क्या है मालूम नहीं पड़ा मुझे। आइस थो यूवेआइटिस ये क्या है। ट्यूबरकुलोसिस इन आइस, ओके। ये भी पहली बार मैं सुन रहा हूँ। ये एंडोमेट्रियल ट्यूबर ये तो होता है इस प्रकार से। नाही असं देख- मध्ये नव्हतं काय डोळ्याच्या ह्याच्यातला ते हे होतं पण फंगल इन्फेक्शन होतं, ट्यूबरक्युलोसिस नव्हता। म्यूकरमाइकोसिस ये फंगल इन्फेक्शन था। यूवीएल डिसीज, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूवीएल डिसीज, यूवीएल में नेत्र में शोथ, ओके। ट्यूबर ब्लॉक ये काफी कॉमन है, लेकिन उसको हम हमारी तरीके से विचार करके स्रोतोरोध दूर करने वाली दवाइयां दे सकते हैं और वो ठीक होता है। ये काफी देखा है कि ट्यूबल ब्लॉक है इसलिए प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के जरिए ट्यूबल ब्लॉक दूर हो गया और कंसेप्शन हो गया। यह हमारे पास भी नोटेड केसेस इस प्रकार के हैं। उत्तर बस्ती का इसमें अच्छा प्रयोग हो सकता है और सहचर तेल या फलकृत उत्तर बस्ती के रूप में दे सकते हैं। और उसके पूर्व अनुवासन निरोह देने हैं और फिर उत्तर बस्ती करने हैं, ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन केवल अनुवासन से भी इस प्रकार की औरत कंसीव हो गई, ये भी एक उदाहरण
देखा गया है इस प्रकार से। तो ज़्यादा कुछ ट्रीटमेंट देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 1-2 महीने में कंसेप्शन हो गया और फिर आगे लड़के लड़कियां हो गई इस प्रकार से। तो अभी इन सभी के बारे में थोड़ा सा अलगता से सोचना पड़ेगा। ये आँख का इस प्रकार का टीबी या एंडोमेट्रियल टीबी इस प्रकार से जो है वो स्पेसिफिक अवयवों के बारे में इस प्रकार का टीबी है, तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। खाना दूध यूं नहीं ना। शारदेल उत्तर बस्ती भी देते हैं, कुछ ट्यूबल ब्लॉक में देते हैं। तो ये भी एक बात हो सकती है कि शारदेल का उत्तर बस्ती दिया जाता है इस प्रकार से। मिडल लेयर ऑफ आईज, अच्छा। तो वहां भी टीबी होता है, ये मैंने नहीं सुना था इस प्रकार से, या मरीज भी नहीं देखे हैं। तो अपने अपने धातुओं के जो ऊष्मा है, अग्नि है, उसके जरिए एचआईवी एंड टीबी की चिकित्सा में काफी समानता है सर। या एक्चुअली एचआईवी के जो मरीज टीबी के लक्षण दिखाते हैं, उनमें टीबी की चिकित्सा करना जरूरी इस प्रकार के रहे, राजे एक्मा की चिकित्सा इस प्रकार से। और यहाँ एकादश रूप, त्रिद्रूप वगैरह इस प्रकार के राजे एक्मा दिखाई देते हैं, और भली भांति उनकी ट्रीटमेंट करने से फायदा भी होता है। तो इसमें भी हमारे पास जो मरीज आएंगे वो जिनको एकेटी सूट नहीं हो रही हो, एचआईवी है, एचआईवी की ट्रीटमेंट भी चालू है, एकेटी की भी ट्रीटमेंट शुरू कर दी है इस प्रकार से, और फिर भी ये बिगड़ रहे हैं, तो हमारे पास आते हैं। ये काफी कॉमन इस प्रकार का है। तो एचआईवी में शायद हमें प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के बारे में सोचना है, और फिर लाइफस्टाइल वगैरह सभी से हमें निपटना है। एक बात मैंने बताई थी, नेत्र मज्जा का अवयव, इसलिए नेत्रगत टीबी में प्रतिलोम क्षय का विचार करना ज्यादा आवश्यक हो सकता है, लेकिन इसमें व्यवसाय की हिस्ट्री होना जरूरी होगा। अगर हस्तमैथुन या व्यवसाय की बहुत ही ज्यादा हिस्ट्री इस प्रकार की है, तो उसमें ये प्रतिलोम क्षय की संप्राप्ति हो सकती है। और फिर ये बात देखनी चाहिए, वैसे नेत्र में काफी भिन्न भिन्न पटल है, रक्त का है, मांस का है इस प्रकार से। तो केवल मज्जा से ही संबंध होगा ऐसी भी बात नहीं है। मेरे एक पेशेंट में एक क्षार तेल उत्तर बस्ती में ब्लॉक बढ़ गया था। शायद उससे बढ़ा होगा या फिर अलग तरीके से बढ़ा होगा इस प्रकार से। वैसे सहचर तेल बेटर ऑप्शन है। सहचर में वैसे भी क्षार है और सौम्य रूप से है, तो सहचर तेल का अगर उत्तर बस्ती देते हैं तो बेहतर ऑप्शन है। वैसे नासार में भी क्षार तेल डाला जाता है। क्षार के लगाने की अवस्था एक अलग बात इस प्रकार की है। और फिर क्षार नुकसान भी कर सकता है, आपाततो भद्र इस प्रकार का है, तो अगर नुकसान होता है तो उसको झेलना पड़ेगा इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि सोच समझकर चिकित्सा करें। तो धात्वग्नि अच्छे होने चाहिए और स्रोतस अच्छे होने चाहिए, तो धातु से धातु की पुष्टि होती है, पूर्व धातु से पूर्व पर धातु की पुष्टि इस प्रकार की होती है। अगर ये बात नहीं हो रही तो फिर अगले अगले धातुओं का निर्माण नहीं होगा इस प्रकार से। और अगर प्रतिलोम संप्राप्ति है, प्रतिलोम क्षय है, तो शुक्र धातु को ही बढ़ावा देने वाली ट्रीटमेंट होनी चाहिए, और फिर पिछले वाले जो धातु है वो अच्छे तरीके से निर्माण होने लगेंगे। तो शुक्र का अहम कार्य जो है वो पुनरुत्पादन है, धातुओं का पुनरुत्पादन शुक्र के अधीन इस प्रकार का है। और इसलिए ये क्षार तेल वगैरह जो शुक्र नाशन है, ये एक बात ध्यान में रखनी है कि ये साक्षात शुक्र नाशन है। तो हम गर्भाशय में अगर प्रयोग कर रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सोचना जरूरी। लेकिन क्षार तेल से रिजल्ट मिले हैं ऐसे भी लोग मिलते हैं वैद्य,
कि जिन्होंने क्षार तेल का प्रयोग किया था उत्तर बस्ती में, और ट्यूबल ब्लॉक ओपन हो गए, इस प्रकार से भी रिजल्ट मिले हैं। पित्त प्राधान्य होगा तो क्षार तेल से अवरोध बढ़ सकता है, हो सकता है। ये कफ के लिए अच्छा है, पित्त के लिए अच्छा नहीं है क्षार जो है वो। तो केवल कफ प्राधान्य इसी प्रकार का है तो शायद पित्त बढ़कर हो सकती है बात इस प्रकार से। तो मेरे कहने में किसी बहकावे में मत आओ, मूल रूप से सभी दृष्टि से विचार करो, सर्वांगीण दृष्टिकोण होना जरूरी इस प्रकार का है, फिर औषधियों का सिलेक्शन होना है। तो स्रोतसां सन्निरोधाच्च रक्तादीनांच संशय धातुष्मणांच अपचयत राजयक्ष्मा प्रवर्तते। तो ये महत्वपूर्ण सूत्र है कि स्रोतोस का रोध होने के कारण, रक्तादि का क्षय होने के कारण और धातुष्मा कम होने के कारण राजयक्ष्मा प्रवृत्त होता है। तो इन तीनों चीजों को ध्यान में रखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और स्रोतोस का रोध दूर करने वाला इस प्रकार से, रक्तादि धातुओं का क्षय दूर करने वाला और धात्वग्नि को बढ़ाने वाला, इस प्रकार का कुछ औषध या अनेक औषधियां इसका प्रयोग करते हैं तो शायद हमें एक अच्छा रिजल्ट इसमें मिल जाएगा, राजयक्ष्मा में मिल जाएगा इस प्रकार से। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आज रुकते हैं, कल योग सूत्र को लेकर आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। व्यायाम धातु उष्मा वाढ बढ़ाने में उपयुक्त होगा क्या, होता है, लेकिन किसमें कौन सा व्यायाम देना है, कहाँ तक करना है, ये देखना पड़ेगा। व्यायाम से वात बढ़कर धातु क्षय भी हो सकता है, सही है। तो जो भी करना है वो सोच समझ कर करना है, और ये कुछ हद तक तो ये निश्चित उपयुक्त इस प्रकार का रहेगा।